Hello everyone, welcome back to Physics HQ. This is Professor Sandeep, your tutor for the class 12 lecture series. Today we are going to start with the question bank solution of chapter 13 AC circuits. So let us start with the MCQs first. These are 1 marks each. An electric current in an LC circuit at resonance is called the wattless current. क्यों ऐसा? In an LC circuit, what happens is the current is not consumed over here. The current only flows from inductor to capacitor and capacitor to inductor. अब ये wattless current क्यों बोल रहा है इसको? क्योंकि ये वाला जो current है, it is not used for dissipating power either in inductor or in capacitor. Ideal inductor और capacitor power नहीं consume करते, इसके लिए इनके थ्रू जो रेजोनेंस पे जो करंट फ्लो होता है उसको हम लोग बोलते हैं वॉटलेस करंट. I hope you all understood this. In a series LCR circuit at resonance, the applied EMF and current are what? So they are in phase basically. क्यों ऐसा? क्योंकि at resonance Z is equal to R in the LCR circuit. ये उसका कंडीशन है. एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है? Z is equal to root of R square प्लस XL माइनस XC द होल स्क्वायर. बट रेजोनेंस का कंडीशन क्या है कि XL इज इक्वल टू XC, यानी ये वाला जो टर्म है XL माइनस XC वो जीरो हो जाता है, बिकॉज ऑफ विच वी आर लेफ्ट विद Z इक्वल टू R. एंड R के लिए एंड वेन एवर यू अप्लाई EMF थ्रू रेजिस्टर, प्योर रेजिस्टर, देन उसकी वजह से जो करंट भी मिलेगा वो इन फेज रहता है. प्लीज रिमेंबर दिस. रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर में, रेजिस्टर में both the current and EMF are in phase. Inductor में the current lags by 90 degree with respect to EMF, और कैपेसिटर में करंट क्या करता है? लीड करता है by 90 degree. So please remember this, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इफेक्टिव इम्पीडेंस इज रेजिस्टिव, इसके लिए जो EMF एंड करंट है यहाँ पे वो इन फेज रहता है. नेक्स्ट देख लेते हैं. अ सीरीज LCR रेजोनेंट सर्किट, बेसिकली हम लोग इसको रिसीवर्स में यूज करते हैं, तो रिसीवर का एक ही आंसर है यहाँ पे, ट्यूनिंग सर्किट इन टेलीविजन रिसीवर सेट. रेडियो रिसीवर हो सकता है, टेलीविजन रिसीवर्स हो सकता है. सीरीज LCR रेजोनेंट सर्किट्स हम रिसीवर्स में यूज करते हैं. नेक्स्ट, द AC वोल्टेज इज अप्लाइड टू अ प्योर कैपेसिटर. तो यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या करेगा? लीड करेगा कि लैग करेगा? तो हमने ऑलरेडी देखा सेकेंड वाले क्वेश्चन में कि इन कैपेसिटर व्हाट हैपेंस इज कि करंट leads by 90 degree with respect to EMF. और in simple words you can say कि voltage या EMF जो है that lags by 90 degree with respect to current. So the correct option over here is option D, lags the current by phase angle pi by 2 radian. A parallel resonance circuit basically एक रिजेक्टर सर्किट होता है, जहाँ पे इफ वी वांट टू ब्लॉक अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज, तो उसके लिए हम लोग पैरेलल रेजोनेंट सर्किट यूज करते हैं. एंड इट इज यूज्ड इन फिल्टर सर्किट. फिल्टर सर्किट में व्हाट वी डू इज देयर आर दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर. उसके अंदर देयर इज अ फिल्टर विच इज यूज्ड टू ब्लॉक अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, तो वहां पे दिस पैरेलल LC रेजोनेंट सर्किट इज यूज्ड. An electric bulb operates at 10 volt DC. If this bulb is connected to an AC source, it is giving the normal brightness. Then the peak value of the source is what? अब 10 volt DC पे वो जैसे चल रहा था वैसे ही AC source देने पे भी चल रहा है. मतलब EMF of the AC source जो हमने कनेक्ट किया हुआ है उसका RMS वैल्यू भी कितना है? 10 volt है. Always remember AC का RMS वैल्यू is the effective value. Now peak value हमें फाइंड करना है, तो peak value of this EMF is given by root 2 times ERMS. root 2 is nothing but 1.414 और ERMS हमारे पास है 10, तो ये हो गया 14.14 वोल्ट, विच इज ऑप्शन बी. आई होप आपको समझ में आया. 10 वोल्ट DC से बल्ब चल रहा था जैसे, वैसे ही AC सोर्स कनेक्ट करने के बाद भी चल रहा है. मतलब इफेक्टिव वोल्टेज जो उसे मिल रहा है, जिसको AC का RMS वैल्यू बोलते हैं, वो सेम है. And that is how we got ERMS to be equal to 10 volt. A coil of resistance 300 ohm and inductance 1 Henry is connected across a alternating voltage of frequency 300 by 2 pi hertz. Therefore, phase difference between voltage and current in the circuit is how much? तो phase difference find करने का बहुत simple सा formula आप ये याद रखो.
इट इज tan इनवर्स XL माइनस XC बाय R, बट यहाँ पे कैपेसिटर तो है नहीं तो ये XC का वैल्यू 0 हो जाएगा, सो वी आर लेफ्ट विथ tan इनवर्स XL बाय R। अब ये XL क्या होता है, तो ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है और इसका फॉर्मूला है ओमेगा L। ओमेगा कैन बी रिटन एज 2 पाई F, सो 2 इंटू पाई F क्वेश्चन में दिया हुआ है 300 बाय 2 पाई इंटू L का वैल्यू इज 1 डिवाइडेड बाय R का वैल्यू इज अगेन 300। तो ये 2 पाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे और ये 300 भी कैंसिल हो जाएगा, सो वी आर ओनली लेफ्ट विथ tan इनवर्स ऑफ 1। सो tan इनवर्स 1 आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे 45 डिग्री। आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट वाला पार्ट देख लेते हैं जहां पे विल बी टॉकिंग अबाउट शॉर्ट आंसर्स 1 मार्क ईच। व्हाट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस? तो कभी भी जब हम कैपेसिटेंस लगाते हैं कोई भी एक एसी सर्किट में, इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज कि ये कैपेसिटर भी कुछ तो रेजिस्टेंस ऑफर करता है टू द एसी सोर्स, एंड दैट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दिस प्योर कैपेसिटर टू द एसी सर्किट इज नथिंग बट कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसको हम लोग डिनोट करते हैं XC से। इसका फॉर्मूला होता है 1 बाय ओमेगा C, या आप इसको लिख सकते हैं 1/2 पाई FC, और इसका जो डायमेंशन है वो ओम ही है क्योंकि इट इज इफेक्टिव रेजिस्टेंस आफ्टर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ चार्ज्ड 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 81 मिली हेनरी इंडक्टर, व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशन? तो ये LC सर्किट का बात कर रहे हैं, एंड इन दैट केस ओमेगा का फॉर्मूला होता है 1/√of LC। यहाँ पे L और C का वैल्यू दिया हुआ है हम लोग को। L इज 81 मिली हेनरी, मिली इज 10⁻³ कैपेसिटर उन लोग ने दिया हुआ है 10 माइक्रोफैराड, 10 × 10⁻⁻6 फॉर माइक्रो। तो यहाँ पे ये टोटल हो जाएगा 10⁻⁻8, और बचा क्या √81, तो √81 हो जाएगा 9, एंड ये यहाँ पे हमें मिलेगा 10⁻⁻4, ठीक है, जो कि ऊपर जाके हो जाएगा 10⁻⁴/9। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1.1 × 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड मिल जाएगा आपको। आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। स्टेट द इक्वेशन ऑफ इम्पिडेंस Z इन एन AC सर्किट। ये हमने पहले भी लिखा हुआ है, Z इज नथिंग बट √R² प्लस XL माइनस XC द होल स्क्वायर। R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर जो AC सर्किट में हम कनेक्ट कर रहे हैं, XL इज इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड XC इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो इन दोनों का कंबाइंड जो भी वैल्यू आएगा XL माइनस XC का, उसको हम लोग रिएक्टेंस बोलते हैं। इन एन LCR सीरीज सर्किट व्हाट इज द कंडीशन ऑफ करंट रेजोनेंस? तो LCR सीरीज सर्किट में करंट रेजोनेंस मतलब करंट मैक्सिमम होने का पॉसिबिलिटी तभी होगा जब Z का वैल्यू मिनिमम होगा। इंपीडेंस इज समथिंग जो करंट को ब्लॉक कर रहा है, राइट, एंड वंस अगेन दिस इज रिपीटेड, ये हमने पहले भी देख लिया है। सो दिस इज द फॉर्मूला। नाउ R का वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, बट XL और XC का वैल्यू फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, एंड फॉर अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी व्हाट हैपेंस इज कि इनकी वैल्यू सेम हो जाती है, एंड व्हेन इट बिकम्स सेम इनका डिफरेंस हो जाएगा 0। सो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ इज Z इज इक्वल टू R, विच मीन्स Z का वैल्यू मिनिमम एंड यहाँ पे करंट क्या हो जाता है मैक्सिमम, एंड यही वाले पॉइंट पे हम लोग बोलते हैं कि करंट का रेजोनेंस ऑकर हुआ है। सो द कंडीशन इज व्हाट XL इज इक्वल टू XC। इसी को आप आगे सॉल्व करेंगे तो ये ओमेगा L इज इक्वल टू 1/ωc, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC, एंड दिस विल बिकम ओमेगा इक्वल टू 1/√of LC। ओमेगा की जगह पे आप 2πf भी लिख सकते हैं, एंड देन इट बिकम्स 2π√of LC। आई होप समझ में आया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। स्टेट एनी वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पैरेलल LC AC रेजोनेंस सर्किट। एक क्या हम लोग 4 लिख सकते हैं। यहाँ पे भी व्हाट वी हैव इज XL इज इक्वल टू XC, वही कंडीशन पैरेलल रेजोनेंस में भी आता है। यहाँ पे जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी रहती है जो ब्लॉक होती है बेसिकली, दैट इज अगेन गिवन बाय FR इज इक्वल टू 1/2π√of LC। यहाँ पे जो Z की वैल्यू है इम्पिडेंस, ये क्या हो जाता है मैक्सिमम हो जाता है। सीरीज रेजोनेंस में Z का वैल्यू मिनिमम होता है, पैरेलल में मैक्सिमम होता है, रिमेंबर दिस, एंड करंट इज अदर वे अराउंड, तो करंट यहाँ पे क्या हो जाता है मिनिमम। एंड लास्टली इसको हम लोग रिजेक्टर सर्किट बोलते हैं। फॉर दिस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इसका जो करंट है वो मिनिमम हो जाता है, एंड दैट मीन्स इट इज नॉट अलाउड टू पास
और वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रिजेक्ट हो जाता है एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज रिजेक्टर सर्किट. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एवरेज करंट एंड आरएमएस करंट ओवर हाफ साइकिल? हम लोग एवरेज करंट हमेशा ओवर हाफ साइकिल ही लेते क्योंकि करंट साइनसॉइडल है. अगर मैं कंप्लीट साइकिल के लिए ले लूँ एवरेज, तो आधा टाइम तो ये पॉजिटिव है, आधा टाइम नेगेटिव है, तो ये जीरो हो जाएगा. तो जनरली हम जब एवरेज करंट फाइंड करते तो हम खाली हाफ साइकिल के लिए फाइंड करते. सो आई एवरेज इज नथिंग बट 2/पाई आई मैक्सिमम. ये करंट का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे होता है आई नॉट. व्हाट अबाउट आई आर एम एस? तो आई आर एम एस का फॉर्मूला है आई नॉट बाय √2. नाउ व्हाट वी कैन डू इज वी कैन टेक a ratio over here. So what we get is I average upon I RMS. This is equal to 2/पाई and 1/√2. ठीक है, इसको आप रीअरेंज करोगे तो I average is equal to 2√2/पाई into I RMS. ये आपको रिलेशन मिल जाएगा. आई होप आपको ये समझ में आया. If the peak value of an alternating EMF is 15 volt, उसका मीन वैल्यू क्या होगा ओवर हाफ साइकिल? सो E0 का वैल्यू दिया हुआ है 15 वोल्ट. हमें फाइंड करना है E एवरेज. तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले लास्ट वाले स्लाइड में ही लिखा था, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? 2/पाई ऑफ द मैक्सिमम, चाहे वो करंट हो चाहे वो EMF हो. नाउ दिस 2/पाई कैन ऑल्सो बी रिटन एज 0.637 इंटू ये 15 है यहाँ पे. इफ यू मल्टीप्लाई दिस, ये आपको 9.555 वोल्ट के आसपास आ जाएगा. नाउ लेट अस कंटिन्यू विथ आवर शॉर्ट आंसर्स विच आर 2 मार्क्स ईच. स्टेट द एवरेज या फिर मीन वैल्यू ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग EMF और उसका एक्सप्रेशन भी हमें फाइंड करना है. तो लेट अस से ये हमारा साइनोसॉइडल वेव है और इसको हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा प्लॉट करते हैं. तो ये हो जाएगा जीरो एंगल, यहाँ पे होता है पाई और यहाँ पे होता है 2 पाई, और ये हमने EMF प्लॉट किया हुआ. ये उसका हो गया मैक्सिमम वैल्यू E0. अब जब हम लोग एवरेज वैल्यू फाइंड करते हैं तो एक बात हमेशा याद रखना कि हम लोग हाफ साइकिल के लिए फाइंड करेंगे खाली, क्योंकि फुल साइकिल के लिए अगर आप फाइंड करोगे एवरेज निकालते वक्त हम क्या करते हैं, सिंपली सारे वैल्यूज ऐड करते हैं. अब आधे टाइम यहाँ पे क्या है कि EMF का वैल्यू पॉजिटिव है और बाकी आधे टाइम EMF का वैल्यू क्या है, नेगेटिव है. तो ऐड करने के बाद ये जीरो हो जाएगा. इसके लिए प्लीज रिमेंबर कि एवरेज वैल्यू या फिर मीन वैल्यू जब भी हम निकालते हैं तो हम एवरेज हाफ साइकिल पे लेते हैं. So E average will be equal to integrating this E with respect to theta, और हम थीटा कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं, 0 से लेके पाई तक, डिवाइड बाय ये जो टोटल एंगल है दैट इज इक्वल टू पाई. ये आ जाएगा 0 to पाई इंटीग्रेशन. EMF का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ थीटा क्या है, E0 sin थीटा. अब यहाँ पे हम लोग E0 बाहर ले लेते हैं तो साइन का इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे हमें लिमिट्स पुट करना है 0 से लेके पाई तक. सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस कॉस पाई माइनस कॉस ऑफ 0 डिवाइडेड बाय पाई. हमें पता है कि कॉस पाई कितना होता है -1 और कॉस 0 कितना होता है 1. तो ये माइनस माइनस दोनों इसमें कैंसिल हो जाएगा. So we will be getting this as 1 + 1 2/पाई. So the average value यहाँ पे हमें क्या मिला, 2/पाई E0, या फिर इसको हम लोग 0.637 E0 लिख सकते हैं. आई होप आपको एक्सप्रेशन समझ में आ गया है. यहाँ पे रिमेंबर दिस, cos पाई का वैल्यू इज -1 और cos 0 हो जाएगा 1. सो ये ब्रैकेट सिंप्लीफाई करके आपको आ जाएगा 2. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. Explain the term impedance and state the formula for it in the case of an LCR series circuit. अब impedance को हम डिनोट करते हैं कैपिटल Z से. उसका फॉर्मूला इज √R² + XL - XC द होल स्क्वायर. और ये impedance होता क्या है? Impedance is basically effective resistance offered by the circuit to the flow of current in an AC circuit containing RL and C, resistor, inductor and capacitor. क्योंकि it is a resistance only तो इसका यूनिट भी आ जाता है ओम. अब समझ में आया. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. स्टेट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज LCR AC रेजोनेंस सर्किट. तो यहाँ पे भी 2 के बजाय हम 3-4 पॉइंट लिख देते हैं. सबसे पहला कंडीशन इसका क्या है, XL = XC रेजोनेंस का. दूसरा यहाँ पे करंट क्या होता है, मैक्सिमम एट रेजोनेंस. करंट मैक्सिमम है मतलब इफेक्टिव रेजिस्टेंस यानी इम्पिडेंस यहाँ पे क्या होगा, मिनिमम.
रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है 1/2 पाई रूट ऑफ LC, और Z मिनिमम है यहाँ पे। और दूसरा चीज जो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो Z है इट इज प्योरली रेजिस्टिव। हमने ये देखा भी है, Z इज इक्वल टू R आता है क्योंकि XL और XC एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। एंड लास्ट वाला इट इज कॉल्ड एन एक्सेप्टर सर्किट। तो जिस भी सर्किट के लिए आपने इसको ट्यून किया हुआ है वही फ्रीक्वेंसी रिसीव होगी, बाकी फ्रीक्वेंसीज रिजेक्ट हो जाएंगी। सो इट एक्सेप्ट्स अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जिसके लिए आपने इसको ट्यून किया हुआ है। तो इसके लिए ये कई रिसीवर्स में यूज होता है, टीवी रिसीवर्स, रेडियो रिसीवर्स एक्सेट्रा। आई होप समझ में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन एन LCR सर्किट व्हाट इज द इम्पिडेंस एंड रिएक्टेंस एट करंट का रेजोनेंस। ठीक है, सी जनरली इम्पिडेंस का फॉर्मूला क्या है, √R² प्लस XL माइनस XC द होल स्क्वायर। बट जब हम रेजोनेंस का बात कर रहे हैं what happens is कि XL is equal to XC हो जाता है, यानी XL minus XC क्या हो जाता है, equal to 0. So over here what we are left with is Z is equal to only R. तो first answer आ गया हमें, impedance is equal to R, resistive हो जाता है वो। एंड दूसरा थिंग यहाँ पे लोग ने पूछा है कि रिएक्टेंस का क्या। रिएक्टेंस यहाँ पे X का बात कर रहे हैं विच इज नथिंग बट XL माइनस XC जो हम लोग यहाँ पे फाइंड करते हैं, बट वो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे क्या हो गया, 0. So reactance at current resonance becomes 0. I hope आपको ये समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A series LCR circuit has resistance 10 and reactance 7√2. What is the impedance of the circuit? यानी वो Z का बात कर रहे हैं and this is equal to R² plus XL minus XC the whole square की जगह पे मैं simply X लिख रहा हूँ which is representing the reactance क्योंकि उसका ही वैल्यू दिया हुआ है डायरेक्टली। So this is equal to 10 का स्क्वायर प्लस 7√2 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर आ जाएगा 100, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। 49 2 is 98. So we got Z is equal to √198। 14 से थोड़ा ज्यादा होगा, आप लॉग से फाइंड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 14.07। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A coil of resistance 10 ohm and inductance 100 millihenry and a capacitor of variable capacitance, variable capacitance means हम उसका वैल्यू चेंज कर सकते हैं, are connected across a 20 volt 50 hertz AC supply. At what capacitance will resonance occur? तो resonance frequency का फॉर्मूला लिख देते हैं। So this is 1/2 pi root of LC। अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूँ तो ये हो जाएगा 4 pi square LC। हमें C का वैल्यू फाइंड करना है, so this will be 4 pi square L into F square। वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे। इंडक्टर हमें दिया हुआ है 100 मिली हेनरी, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 0.1 हेनरी क्योंकि मिली हो जाता है 10⁻⁻3। और फ्रीक्वेंसी हमें दिया हुआ है 50, तो ये हो गया 50 का स्क्वायर। नाउ व्हेन यू विल सॉल्व दिस, ये आपको आंसर आ जाएगा बाय यूजिंग लॉग 101.3 माइक्रोफैराड। सॉल्यूशन में शायद आंसर अलग दिया हुआ, but I guess this is the correct answer. Next question देख लेते हैं। Find the current in the circuit consisting of a coil and a capacitor in series with an AC source of 110 volt। कभी भी याद रखो 110 वोल्ट ऐसा वैल्यू दिया रहेगा, मतलब वो RMS ही रहेगा, यहाँ पे तो लोग ने ब्रैकेट में लिख दिया। एंड फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज। इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल L का वैल्यू दिया हुआ है 0.8, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, कैपेसिटेंस भी दिया हुआ है। अब करंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो करंट का फॉर्मूला आ जाएगा E/Z। तो यहाँ पे IRMS will be ERMS divided by Z. Z is given by √R² plus XL minus XC the whole square. अभी R हमें पता है कितना दिया हुआ है, इट इज गिवन एज टू बी 50, तो ये उसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस XL XC हमें फाइंड करना पड़ेगा। XL का फॉर्मूला होता है 2 pi FL, यानी हो जाएगा 2 into 3.142 into फ्रीक्वेंसी इज गिवन एज 60 into इंडक्टर का वैल्यू इज 0.8। वंस अगेन आप ये लॉग से या मल्टीप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं। हाउ टू यूज लॉगबुक, उसके ऊपर मैंने स्पेशली एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, सो प्लीज चेक आउट दैट वीडियो एज वेल। इसका आंसर आपको मिल जाएगा 301.6 ओम। XC का वैल्यू है 1/2 pi FC
अब यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू 3.142 इंटू फ्रीक्वेंसी 60 और कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया हुआ 8 माइक्रोफैराड, माइक्रो इज 10⁻⁻⁶। वंस अगेन यहाँ पे लॉग से आप सॉल्व करेंगे, फाइनली आपको आंसर आ जाएगा 331.5 ओम। अब यहाँ पे एक्सएल माइनस एक्सी का डिफरेंस लोगे तो नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि एक्सी बड़ा है, बट इवेंचुअली हमें उसका स्क्वायर लेना है। तो दिस कम्स आउट टू बी अराउंड -29.9। यहाँ पे पुटअप कर देंगे और ये सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 58.26। लेट अस पुट इट ओवर हियर। ERMS क्वेश्चन में दिया हुआ है 110 डिवाइडेड बाय 58.26, सो दिस विल बी 1.888 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A 0.5 microfarad capacitor is discharged through a 10 millihenry inductor. Find the frequency of discharge. Frequency of discharge मतलब वही वो लोग FR का ही फॉर्मूला पूछ रहे हैं, which is 1/2 pi root of LC. So ये आ जाएगा 1/2 into 3.142 into अंडर रूट L इन लोग ने दिया हुआ है 10 मिली हेनरी, मिली इज 10⁻⁻3, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻2 हेनरी। कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया हुआ है 0.5 माइक्रोफैराड, विच इज 0.5 इंटू 10⁻⁻6 फैराड। तो ये अंदर हो गया 0.5 10⁻⁻8, रूट के बाहर 10⁻⁻4 आ जाएगा। रूट ऑफ 0.5 आप लॉग से निकाल सकते हैं। इवेंचुअली इसको सॉल्व करने के बाद यू विल गेट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एज 2.25 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज। प्लीज यूज लॉग फॉर सॉल्विंग दीज सम्स। What is the capacitive reactance of a capacitor of 5 microfarad of frequency 50 Hz and 20 kHz? तो capacitive reactance यानी XC का बात कर रहे हैं और उसका फॉर्मूला होता है 1/2 pi FC। अब पहले वाले केस के लिए फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है वो लोग ने 50 Hz, तो यहाँ पे XC का वैल्यू हो जाएगा 1/2 इंटू 3.142 इंटू फ्रीक्वेंसी है 50, कैपेसिटेंस दिया हुआ है 5 माइक्रोफैराड, 5 इंटू 10⁻⁻6। When you'll simplify this by using log, ये आ जाएगा 636.5 ओम। सेकेंड वाले केस में फ्रीक्वेंसी इज गिवन एज 20 किलोहर्ट्ज, XC का वैल्यू है 1/2 इंटू 3.142 इंटू 20 किलो इज 10⁻³ इंटू 5 माइक्रोफैराड इज 10⁻⁻6। तो ये सॉल्व करने के बाद आपको 1.59 ओम मिल जाएगा आंसर। नेक्स्ट लेट अस डिस्कस शॉर्ट आंसर्स, जहाँ पे यू गॉट एवरी क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स। व्हाट इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 10 मिली हेनरी, यानी ये L का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे। फ्रीक्वेंसी 3 अलग अलग है, सो XL पूछा हुआ है। XL का फॉर्मूला है 2 pi FL। पहले वाले केस के लिए XL हो जाएगा 2 इंटू 3.142, F दिया हुआ है 50 फर्स्ट केस में, इंटू 10 मिली हेनरी 10 इंटू 10⁻⁻3। तो ये सिंपल 52 इज 100 और ये सिंप्लीफाई होके 3.142 ही बचेगा। सेकेंड वाले केस में XL इज 2 इंटू 3.142 इंटू 1000 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻3, तो ये 1000 और 10⁻⁻3 कैंसिल हो जाएगा, सो वी आर लेफ्ट विथ 20 इंटू 3.142, और यू कैन से वी आर लेफ्ट विथ 2 इंटू 3.142 विच इज 6.284 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 62.84 ओम। थर्ड वाले में वी गॉट XL इज इक्वल टू 2 इंटू 3.142 इंटू फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज, सो 20 इंटू 10⁻³ इंटू 10 इंटू 10⁻⁻3, वापस से +3 -3 कैंसिल हो जाएगा, सो वी गॉट 6.284 इंटू 200, तो ये आ जाएगा आपको 1256 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एन ऑल्टरनेटिंग EMF ऑफ 230 वोल्ट, यानी ये इसका ERMS वैल्यू दिया हुआ है। 50 Hz फ्रीक्वेंसी इज कनेक्टेड अक्रॉस अ प्योर ओमिक रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम। फाइंड द करंट इन दिस केस। तो IRMS आ जाएगा ERMS डिवाइडेड बाय R। तो ERMS इज 230, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 50,
तो ये 0 कट हो जाएगा, 5 4 जा 20, 0.6 जा 30। सो पहला वाला हो गया करंट 4.6 एम्पियर का। सेकेंड, दे आर आस्किंग इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ करंट एंड वोल्टेज। तो सिंपली I का इक्वेशन होता है I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, या हम लोग उसको 2 पाई एफ टी लिखते हैं, एंड E का इक्वेशन होता है E नॉट साइन ऑफ 2 पाई एफ टी। फॉर रेजिस्टर दोनों फेज में रहते तो दोनों का इनिशियल फेज 0 रहेगा। अब I नॉट और E नॉट हमें फाइंड करना पड़ेगा। I नॉट इज √2 टाइम्स IRMS विच इज √2 टाइम्स 4.6 या 1.414 इंटू 4.6, ये आपको 6.5 के आसपास आ जाएगा। एंड E नॉट इज √2 टाइम्स ERMS, √2 is once again 1.414 and ERMS is given as 230। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 325.2 वोल्ट आ जाएगा। सो लेट अस पुट इट ओवर हियर। सो ये हो जाएगा 6.5 साइन ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 50, तो 52 इज 100 पाई इंटू टी। लाइकवाइज ये वाला भी 325.2 साइन ऑफ 100 पाई टी। सो दीज आर दी टू इक्वेशंस, instantaneous equations. A radio can tune over the frequency range of portion of megawatt broadcast band, जो कि 800 किलोहर्ट्ज से लेके 1200 किलोहर्ट्ज है। If its LC circuit has an effective inductance of 200 millihenry, what must be the range of its variable condenser? So होता क्या है कि जब हम रेडियो ट्यून करते हैं तो बेसिकली कैपेसिटर का वैल्यू चेंज होता है। तो हमने ये फॉर्मूला ऑलरेडी देखा था कैपेसिटर का, दैट इज 1/4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर एल। कहाँ से फाइंड किया हमने? तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है 1/2 पाई रूट ऑफ एल सी स्क्वायर करके रीअरेंज किया हुआ। अब पहले केस में फ्रीक्वेंसी इज 800 किलोहर्ट्ज, तो यहाँ पे कैपेसिटेंस आ जाएगा 1/4 इंटू 3.142 का स्क्वायर इंटू फ्रीक्वेंसी है 800 किलोहर्ट्ज, जिसको हम लोग 8 इंटू 10⁵ लिख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर करना है इंटू इंडक्टेंस का वैल्यू यहाँ पे 200 मिली हेनरी दिया हुआ, बट ये वैल्यू लेने से आंसर मैच नहीं हो रहा है। बट इफ यू टेक वैल्यू एज 200 माइक्रो हेनरी या फिर 0.2 मिली हेनरी, तो ही आंसर मैच हो रहा है जो लोग ने दिया हुआ। सो इफ आई टेक दिस एज 0.2 मिली हेनरी इज 10⁻³ देन एंड देन ओनली मुझे ये 197.8 पिको फैराड वाला आंसर आ रहा है, अदरवाइज वो नहीं आ रहा। ठीक है, तो एक बार ये वेरीफाई कर लेना आप लोग। सेकेंड वाले में वंस अगेन फ्रीक्वेंसी इज 1200 किलोहर्ट्ज, तो कैपेसिटेंस हो जाएगा 1/4 इंटू 3.142 का स्क्वायर इंटू 12 इंटू 10⁵ का स्क्वायर इंटू 0.2 into 10⁻³ and this will give you the answer as 87.9 picofarad. Okay, please note this, 200 मिली हेनरी से आंसर नहीं मैच हो रहा था, 0.2 मिली हेनरी से आंसर मैच हो रहा है। Thank you for your time. If you are finding this lecture series useful, then show us your appreciation by clicking on the like button and don't forget to share it with your friends and classmates. Stay connected by subscribing to Physics HQ for upcoming classes and join our Telegram group for all latest development and real-time updates from Physics HQ. See you all in the next class. This is Professor Sandeep from Physics HQ signing off.